हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो इससे पहले हम आपको 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना, बायोलॉजी में। अब देखिए चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं, सातवां नंबर पॉइंट का चौथा नंबर, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, एयरवे, लंग्स और मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। किस तरह से होता है आगे बताएंगे आपको। देखिए लेफ्ट लंग जो होता है वो एक्चुअली छोटा होता है, उसमें 2 लोब्स होता है, और राइट लंग जो होता है बड़ा होता है, उसमें 3 लोब्स होता है। और आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो ट्रैप करता है एक्चुअली पॉल्यूटेंट वगैरह का, जो भी आप सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो जो भी पॉल्यूटेंट वगैरह एयर में रहता है, डस्ट वगैरह, उसको क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है उसको ट्रैप कर लेता है, अपने में संभाल लेता है। फायरिंग्स के ऊपर में ये म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, समझे। ये फिल्टर करता है और ट्रैप करता है पॉल्यूटेंट को। और जो आपका लैरिंग्स होता है, ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स, उसमें क्या पाया जाता है, तो इपीग्लोटिस पाया जाता है। जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये इपीग्लोटिस, वो क्या करता है, ओपन करता है टू अलाउ एयर टू पास। तो ये एक्चुअली जब आप फूड खा रहे होते हैं तो उस हिसाब से ये काम करता है, एक का बंद करता है और जब दूसरे तरफ पास करता है दूसरे को बंद करता है, और एक तरफ पास करता है, समझे। जब एयर ले रहे हैं तो एयर वाला में पास करेगा, फूड वाला जो आपका गया हुआ है पैप, उसको बंद कर देता है, समझे। वो जब इंडिविजुअल क्लास लाएंगे तो हम डिटेलिंग में आपको बताएंगे। यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं, ठीक है। एल्वोलाई जो होता है लगभग 15 करोड़ एल्वोलाई है अपना, जो कि लंग्स में होता है ना। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस करता है ये लंग्स जो होता है, वो लंग्स जो है क्या है, उसमें मतलब वो एक सेरस मेम्ब्रेन में इनकेस्ड होता है, उसी में है आपका, ठीक है ना। जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, दैट फोल्ड ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म ए पुलर। तो इनर वेस्केरल पुलर होता है, आउटर पार्टियल पुलर होता है। इस हिसाब से वो सेफ्टी देता है और अच्छे से मूवमेंट के लिए, ताकि वो उसमें फ्रिक्शन वगैरह ना हो, और ताकि वो लॉन्ग समय तक सस्टेन कर सके, अच्छे से परफॉर्म कर सके फंक्शनिंग। अब देखिए लंग्स से रिस्पायरेशन को जैसे आप देखिएगा तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। जो लंग से रिस्पायरेशन होता है उसको एक्चुअली पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। और वॉल्यूम ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर जो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एस्पायरोमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना। और द रिकॉर्डिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स जो जा रहा होता है उसको पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब पढ़ाई लिखाई की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, एस्पायरोमेट्री बोलते हैं। और जो वॉल्यूम ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर जो हो रहा है ये चीज़ें, वो एक्चुअली नॉर्मल ब्रेथ में जो होता है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि 500 ml होता है। जैसे आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर जो जा रहा है एयर वो 500 ml ही जा रहा होता है। और मैक्सिमम वॉल्यूम जैसे कैपेसिटी ज़्यादा है लंग्स का, वो उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। लगभग 3.5 से 4 लीटर आप सक कर सकते हैं, ठीक है ना। वोमेन हो गया, ओल्ड एज हो गया, या सिगरेट पीने वाला जो आदमी होता है वो क्या करता है, नहीं ले पाता है ज़्यादा, चाह के भी वो नहीं ले पाएगा, ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा फिर भी नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। और ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन अगर कर रहे हैं आप, मतलब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं फोर्सफुली, तो उसके बाद जो लंग में रहता है ना, उसके बाद भी जो लंग में बच गया ना एयर, उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, समझे। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि जो इंस्पिरेशन होता है, जो सांस लेते हैं, तो जो फीमेल में होता है उसमें क्या होता है, डायफ्राम जो होता है बहुत कम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जैसे जब यूट्रस में जब फोर्टिस होता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा, तो उस समय इंजरी का चांस होता है इस वजह से। और इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ आप देखते होंगे। अभी नीचे का जो फ्लोटिंग 2 रिब्स होता है, ये सब क्या है, जब प्रेग्नेंट होती है तो वो उसमें क्या होता है, सेफ्टी के तौर पे वो एक्सपेंड करता है ना जी। जब यूट्रस एक्सपेंड करता है तो देख रहे हैं सब सिस्टमेटिक चीज़ से बना हुआ। रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो 15 से 25 मिनट पर, रेट ऑफ रिस्पायरेशन जैसे आप सांस ले रहे हैं तो क्या करते हैं, 15 से 25 टाइम्स लेते हैं आप 1 मिनट में। और बेबीज़ वगैरह थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 35 पर मिनट लेती है, आप देख सकते हैं बेबीज़ लोग को। अब देखिए रेड पेन मेरा वो खत्म हो चुका था, तो ब्लैक से ही मार्किंग किया हूँ। यहाँ देखिए एल्वोलाई जो होता है प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है इसमें, और आल्सो अगर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, तो ये चीज़ें होती है। और भाई ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी ये क्या करता है, मेनली बेस्ड होता है किस पे, जैसे भाई सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो जो इन एंड आउट हो रहा है वो कैसे होता है, तो वो प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है, किस तरह से है। और ठीक है ना, तो एल्वोलाई क्या है, तो वही प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस का, जैसे आप गैस सांस लिए तो वो आपका पूरा लंग यहाँ गया, उसके बाद वहाँ पे एल्वोलाई में वो चेंज हो जाता है, और वो कहाँ चला जाता है, आपके ब्लड में चला जाता है, समझे, टिश्यू के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए कि अब देखिएगा तो आपका जो 97% O2 है और जो ऑक्सीजन है वो कौन लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो आरबीसी ही ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी में जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वही ट्रांसपोर्ट करता है, समझे। अब देखिए बहुत भयंकर तरीका से कैसे अटैच होता है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है ना। तो उतना फोर्सफुली ये ऑक्सीजन नहीं अटैच होता, आगे आगे बताएंगे हम। देखिए 97% ऑक्सीजन यही ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसी ही करता है। एक्सचेंज तो हो गया कैसे, इसका ब्लड में चला गया। अब वहाँ से जो ऑक्सीजन है कौन लेके जाएगा ब्लड में,
और ताकि वो जाके कहाँ देगा, सब सेल को चाहिए ना, ताकि वो क्रेब साइकिल होता है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, समझे, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो वहाँ ऑक्सीजन जाना होता है, तो यही आपको लेके जाता है ब्लड और सेल को देता है। तो यहाँ पे 97% यही आपको आरबीसी ले जा रहा होता है, और प्लाज्मा से 3% जा रहा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन। लेकिन 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ट्रांसपोर्टेड किया होता है, जैसे वहाँ पे बना मतलब आपका जो भी प्रोसेस हुआ, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनता है आपका सेल में, तो वहाँ से फिर वो आउट होना चाहिए। तो वो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है किससे, तो आरबीसी के थ्रू, और बाकी जो है प्लाज्मा के थ्रू आउट होता है। रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 70% जो होता है ये इसके थ्रू होता है, और 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं आता, CO2 के फॉर्म में नहीं, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आता है, ठीक है, SCO3। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है अपने शरीर में देखिएगा तो 12 से 18 ग्राम होता है पर 100 ml में। अगर हीमोग्लोबिन देखिएगा तो 12 से 18 ग्राम होना चाहिए, नहीं तो सही बात नहीं है, दिक्कत होगा। और उसी हिसाब से अगर आप ये कीजिएगा ना तो 20 ml जो O2 है वो बाइंड होता है, वो लेके जाता है 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, जो ऑक्सीजन है आपका, तो वो 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml आपका मिक्स हो जाता है और उस हिसाब से जाता है, जो कि यही पे यहाँ लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 1.34 ml ऑक्सीजन जो होता है बॉन्ड करता है विद 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यही मोटा मोटी इसका निकालिएगा तो 20 ml O2 जो होता है कितने के साथ ब्लड के बाइंड होता है, तो 100 ml ऑफ ब्लड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो 250 टाइम्स मोर टाइटली बॉन्ड होता है, जैसे उतना टाइटली ये बॉन्ड नहीं होता है जितना आपका जो ऑक्सीजन होता है। लेकिन यही अगर आप ऐसा एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे स्मोकिंग एरिया है, तो वो स्मोकिंग एरिया जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड आप अंदर गए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड है कि जो अनबर्न्ड कार्बन है, ठीक है, अच्छे से पूरा एक तो पूरा अच्छे से जला नहीं, जो अच्छे से पूरा जल गया वो तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया ही वहाँ, और जो अच्छे से पूरा नहीं जला वो कार्बन मोनोऑक्साइड वो इतना खतरनाक होता है कि आपके क्या करेगा, 250 टाइम्स मोर टाइटली आपका वो हीमोग्लोबिन के साथ जो होता है ना अटैच हो जाता है। तो वो क्या करेगा, आपको एक फटल गैस है, ये बहुत भयंकर तरीके से आपको नुकसान पहुँचाएगा। जहाँ पे आपका ऑक्सीजन अटैच हुआ ना उससे वहीं ये भी अटैच हो जाता है और भयंकर तरीक़े से। तो क्या हो जाता है, इसलिए चोकिंग फील होने लगता है, अच्छे से आप सांस नहीं ले पाते, जो नीड होता है वो पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। तो और वो ऑक्सीजन को हटा देता है वहाँ से, समझे। तो इट डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो क्या होता है, जो ऑक्सीजन को आपको चाहिए ना जी, सेल को चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, वहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, तो इस वजह से वो चोकिंग होने लगता है और अच्छा महसूस आप नहीं करते हैं। देखिए हाइपोक्सिया जो होता है, डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन अगर हो जाएगा, अगर एडिक्वेट ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रहा है, उससे वंचित आप हो जा रहे हैं, तो उसी को हाइपोक्सिया बोलते हैं पढ़ाई लिखाई के टर्म में। और हाइपोक्सीमिया जो होता है, एबनॉर्मल लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन अगर ब्लड में हो गया तो इसी को हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। और बिना ऑक्सीजन के ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा, डेंजर कंडीशन में पहुंच जाता है, डैमेज हो जाएगा जस्ट मिनट आफ्टर द सिम्टम स्टार्ट। जैसे ही आपको ऑक्सीजन अच्छा नहीं मिल रहा है, खटाक से आपका ब्रेन वगैरह डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, लिवर वगैरह डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, समझे। तो ऐसा इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है दो तरीका से होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनारोबिक जो होता है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे रेस्टिंग सीड हो गया, ठीक है ना, पेरिक्रैप्स ऑफ फ्रूट, या एनिमल सेल हो गया, या ग्लाइकोलाइसिस हो गया, फर्मेंटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस सब में एनारोबिक होता है, साइटोप्लाज्म होता है ये, ठीक है ना, एनारोबिक। और ये इसमें क्या होता है, एनारोबिक में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है बिना ऑक्सीजन के, ठीक है ना, विदाउट ऑक्सीजन का। तो ये क्या बनता है, यही बनता है C6H12O6 हो जो, और उससे क्या बन जाता है, ये बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है, एथाइल अल्कोहल C2H5O6, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 56 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। उतना एनर्जी इससे नहीं मिलता है, आगे बताएंगे, उस एरोबिक में ज़्यादा मिलता है। और लैक्टिक एसिड भी बन जाता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है, और ये एनारोबिक वाला, और एरोबिक वाला आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, ठीक है, एनारोबिक वाला क्या है, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ देखिए एरोबिक वाला माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया, और इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन मिला, हम ऑक्सीजन लिए लंग्स के थ्रू, वहाँ गया सेल को, ब्लड लेके गया। अब यहाँ पे C6H12 और ये दोनों मिलकर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे ये बनता है आपका 656। अब वही ना वाटर, फिर से वही ना ब्लड आपका है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को ला के आपको लंग्स में छोड़ता है, लंग जो एक्सेल करते हैं तो बाहर आता है एल्वोलाई के थ्रू, समझे। वहाँ पे फिर एक्सचेंज होता है एल्वोलाई के, और एल्वोलाई के थ्रू ये बाहर आ जाता है पूरा, एल्वोलाई से फिर आप पूरा ट्रेकिया वगैरह फ्रैंक्सिस होते हुए बाहर आ जाता है बकल का। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नसाल कैविटी, बकल कैविटी नहीं, बकल कैविटी तो मुंह वाला होता है ना। यहाँ देखिए इस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 656 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ से मिलता है। यहाँ पे देखिए कितना कम मिल रहा है, 56 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे देखिए कि क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। जैसे एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वहाँ पे दो प्रोसेस होता है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैट्रिक साइकिल। तो ये दो प्रोसेस होता है। अब देखिए यहाँ पे कि ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस में क्या होता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस वाला साइटोप्लाज्म होता है। पहले ये साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है, और उस ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड बनता है, जिसमें होता क्या है, ये देखिए ग्लाइकोलाइसिस में ये यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को, किसमें, पायरोविक एसिड में। और जैसे ही कन्वर्ट किया तो क्या होता है, फ्री एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। और फ्री एनर्जी रिलीज होता है
और वो क्या बनाता है, वही आपको एटीपी बनाता है, एटीपी और एनएडीएच। तो एडीपी क्या है, एटीपी जो आपका है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, एनएडीएच जो है कि रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइनिक्लोटाइड हो गया, ये दोनों बनाता है। अब एक्चुअली इसके बाद क्या होता है देखिएगा, उसके बाद ये क्या होता है कि 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। देखिए यहाँ क्या, और इस देखिए 4 एटीपी मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस से क्या हो गया, 4 एटीपी मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ये पायरुविक एसिड जो है वो क्या किया, फ्री एनर्जी कन्वर्ट किया ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में, और ये इस तरह से हुआ, और यहाँ पे इस सारे फॉर्मेशन में 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन 2 एटीपी जो होता है कंज्यूम हो जाता है किसमें, तो ये आपका फॉस्फोराइलेशन में कंज्यूम हो जाता है, तो नेट आपका 2 ही एटीपी बनता है, समझे, नेट 2 एटीपी बनता है ग्लाइकोलाइसिस से। और इसी को क्या जाना जाता है, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को ईएमपी पाथ ईएमपी पाथ से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 आदमी खोजा था इसको, इम्बेडेन हो गया, मेयरहोफ हो गया और पारनास, तो इसी के नाम पे ईएमपी पाथ भी बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी आपको मिल गया। अब देखिए क्रेब्स साइकिल से कितना मिलेगा, क्रेब्स साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स जितने होते हैं उन लोग में होता है ये, जैसे कि आदमी वगैरह हम लोग में होता है, और सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोट्स में, एंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ, जो भी प्रोकैरियोट्स होता है उसके किस में होता है, उसके सेल मेम्ब्रेन में होता है, जैसे प्लांट वगैरह में सेल, और भी जो भी प्रोकैरियोट्स है उसके सेल मेम्ब्रेन में होगा। तो ये क्रेब्स साइकिल यहाँ हो गया। अब ये क्रेब्स साइकिल से क्या होता है, नेट गेन एटीपी जो होता है क्रेब्स साइकिल में आपको 36 एटीपी बनता है, तो टोटल कितना हो गया 38 एटीपी, समझे। तो नेट गेन एटीपी अगर एरोबिक रिस्पायरेशन में देखेंगे तो 38 एटीपी होता है। एक रिस्पायरेटरी कोटेंट होता है जिसमें क्या होता है कि वॉल्यूम, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कितना आप ले रहे हैं ऑक्सीजन और कितना बाहर निकाल रहे हैं, समझे। तो आप जब फैट आप देखिएगा तो फैट में ये रेशियो आता है 0.7, प्रोटीन में 0.8 और कार्बोहाइड्रेट में 1 आता है, समझे। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में। मैमल्स क्या है, मैमल्स जो होता है वो लंग्स से सांस लेता है, मालूम है आपको। और कौन है जो डज नॉट एक्सचेंज रिस्पायरेशन, तो नाइट्रोजन जो है उसका अमाउंट सेम रहता है, वो उसका चेंज नहीं होता, किसका जो है डज नॉट चेंज रिस्पायरेशन में, तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% बाहर कर देते हैं। लेकिन क्या ज़रूरत नहीं है नाइट्रोजन का, देखिए सब कुछ का ज़रूरत है, भले ये उसका इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन वहाँ पे वो ज़रूरत था। क्यों ज़रूरत था, क्योंकि वो चीज़ों को लाइट बनाया, नहीं तो आपका वो क्या होता है ना, हैवी हो जाता है गैस। तो आप जैसे ही लेते हैं सांस तो लंग्स पे चोट पड़ता, तो वो क्या होगा, धीरे 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 खराब करेगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जैसे लंग्स में पहला आ गया, उसके बाद आपका ब्लड में आएगा, उसके बाद टिश्यू को मिलता है, समझिए। इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है डिक्रीज कर जाएगा ब्लड में, कब, जब रेट ऑफ ब्रीथिंग आपका इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही आप रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज करके देखिए तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ब्लड में कम जाता है। तो कहने का मतलब मेरा उल्टा हो गया, देखिए कहने का मतलब ये था कि जैसे ही आपका कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ना डिक्रीज कर जाएगा ना ब्लड में, क्योंकि देखिए ब्लड में ऑक्सीजन का कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही कमी होगा तो रेट ऑफ ब्रीथिंग आपका बढ़ जाएगा। क्यों रेट ऑफ ब्रीथिंग, क्योंकि देखिए हर ऑक्सीजन को कहाँ चाहिए, सेल को चाहिए, वो सेल को नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो बॉडी अपने आप को सस्टेन करने के लिए खटाक से क्या करेगा, अपने आप को तेज कर देता है सांस लेना। आप कभी देखिएगा धुआं वाला एरिया में आप जब रह रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं मिल पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब जा रहा होता है। अभी बताएं पीछे आपको, तो उसमें क्या होता है कि आप देखिएगा कि आपका सांस जो होता है फास्ट हो जाता है, आप तेज़ी से लेना लग जाते हैं। तो रीजन यही सब होता है, समझे। यहाँ देखिए अब उसके बाद क्या होता है, फॉल बिलो ए सर्टेन अमाउंट, जिसको हाइपोक्सिमिया बोलते हैं, जो कि हम पहले ही बताएं, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है कि आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का वजह ही बनता है ना, एंड यू में एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो अब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट मेनली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो पॉइजनिंग अफेक्ट होता है मेनली, क्यों, तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है ना, HbCO, ये प्रिवेंट करता है हीमोग्लोबिन को कैरिंग करने के लिए ऑक्सीजन टू द टिश्यू, समझे। तो ये कारण हो जाता है, क्योंकि वो अटैच हो जाता है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है और जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस कर देता है ऑक्सीजन को, ये टाइटली बॉन्ड होता है, पीछे भी बताया आपको। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी, किससे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। तो वो क्या होता है, वही होता है एटीपी जो होता है एडीपी में चेंज होता है। एटीपी जो है क्या है, स्टोर करता है एनर्जी को, और एडीपी क्या है, सप्लाई करने के लिए जब एनर्जी जब हमको ज़रूरत होता है, तो यही क्या होता है, एटीपी एडीपी में चेंज होता है, फर्दर सप्लाइंग ऑफ एनर्जी। और यहीं एटीपी जो होता है वाटर के साथ अटैच करके फिर एडीपी बनाता है, प्लस पाई प्लस एनर्जी बनाता है आपका। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन क्या होता है, एटीपी फॉर्म में एनर्जी बनता है। रिस्पायरेशन जब आप करते हैं तो जो एनर्जी बना वो एटीपी फॉर्म में बनता है, जब जरूरत होता है सप्लाई करने के लिए तो फिर यही चेन होता है और एडीपी में फाइनली कन्वर्ट होता है, तब वो एनर्जी हमको पूरा फाइनली मिल पाता है, समझ में आया। अब एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस O2 जब मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी देता है, पीछे भी आपको बताया हम। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, हैपेंस ऑल द टाइम, हमेशा होते रहता है इन द सेल ऑफ एनिमल एंड प्लांट में, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा खटाक से, तो होते रहता है ये, ठीक है। लंग्स जो होता है वो मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, करता है कि नहीं, हाँ करता है।
और लंग्स क्या करता है, वाटर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी में जो वाटर है उसको वेपोराइज करके बाहर भी निकालता है। और सांस लेते हैं, जैसे जैसे जिसका लंग्स कमजोर हो जाता है ना, उसको आप देखते हैं कि उसके जो फेफड़ा होता है, उसके फेफड़े में पानी जम जाता है, समझे। तो बड़ा सबकी सटीक तरीका से, कुछ भी कमजोर नहीं होना चाहिए, कमजोर होगा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। अब लंग्स जो होता है, सांस लेने से क्या होता है, जैसे लंग्स है वो सांस लिया तो वो क्या करता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करता है, जैसे टिश्यू में एनर्जी बनता है, जैसे ही फूड को ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसे कर रहा है जी, बताइए। और उससे क्या होता है, टिश्यू में एनर्जी बनता है। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप पूरा डिटेलिंग हम इसको खोलने लगेंगे हर पत्ता को तो बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा वीडियो। हमको यहाँ पे अभी क्या करना है, कम समय में इसको आपको बता देना है, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे इलेबोरेट नहीं करने वाले आपको। यहाँ देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्या क्या मतलब अटैच है, तो जैसे ब्लड हो गया, आपका ब्लड वेसल हो गया, हार्ट हो गया, ये सब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि और जिसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे क्रोस्टेंसियंस हो गया, इंसेक्ट वगैरह का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ह्यूमन वगैरह का क्लोज है, उसमें क्या होता है कि पंप करता है बाय हार्ट थ्रू, ठीक है ना, बाय हार्ट थ्रू द वेसल्स, इसके थ्रू वो पंप हो रहा होता है ब्लड वगैरह। और ह्यूमन हार्ट जो होता है, हार्ट में आपका देखिएगा तो हार्ट का वेट कितना, लगभग 250 से 300 ग्राम वेट होता है हार्ट का। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रॉम वाटर शॉक वगैरह ना लगे, तो हर तरह से प्रोटेक्शन दिया हुआ है एक अपने लेवल पे। और लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है ताकि नॉर्मल हार्ट का मूवमेंट हो सके, ठीक है ना, एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है प्रेक्टिकली जो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है। और यहाँ पे देखिए कि सेप्टम क्या होता है, एक वॉल ऑफ मसल्स है, ठीक है ना, जो कि डिवाइड करके रखता है। भाल्व जो होता है विच प्रिवेंट बैक फ्लो, भाल्व होता है आपके जो क्या करता है, आप देखिएगा हार्ट में तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल आपको नीचे आएगा बताएंगे, एट्रियम वगैरह होता है, तो वो जो राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है आपका, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होता है उसके बीच में भाल्व होता है, ट्राइकास्पिड और मिट्रल, बहुत तरह का भाल्व होता है, तो वो आएगा हम आपको बताएंगे। तो भाल्व क्या करता है, एक्चुअली वही करता है कि एक बार जब ब्लड इधर चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, भाल्व विच प्रिवेंट बैक फ्लो। उसके बाद देखिए सीनो एट्रियल नोड जो होता है उस पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेस मेकिंग सेल होता है, और यही जनरेट करता है करंट को, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है हार्ट का, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड मेटाबोलाइज, जहाँ पे वेयर द ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड मेटाबोलाइज, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है तो यही ब्लड आपका यहाँ से पंप करके भेज दिया पूरे बॉडी में, तो जैसे ही आप बॉडी में भेज दिया तो अब सांस लिए तो वो ऑक्सीजन वाला जो आया आपका लंग्स के थ्रू और यहाँ पे पंप होकर गया, तो ऑक्सीजन अब यूज टू मेटाबोलाइज, ठीक है। अब वही माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या होता है, वो पूरा बायोलॉजी जब आप खाना खाते हैं तो बायोलॉजिकल पूरा प्रोसेस होता है, उसे मेटाबोलाइज होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बनता है जो फिर बाहर आता है, ठीक है, इसी यही प्रोसेस होता है पूरा। यहाँ पे देखिए कि ट्राइचिकार्डिया जो होता है ये क्या है, 100 पर मिनट हार्ट बीट अगर हो गया आपका, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि ट्राइचिकार्डिया हो गया आपको। किस वजह से हो जाता है, ज़्यादा आप टेंशन में रहिएगा, स्ट्रेस में रहते हैं, मेडिकेशन ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है ना, सीरियस हार्ट कंडीशन हो गया, तो ये सब कंडीशन देखने को मिलता है। अगर हार्ट कंडीशन किसी का सीरियस है ना तो 1 मिनट में उसका 100 बार हार्ट बीट हो जाएगा, ऐसे 72 बार जानते हैं ना, तो उसका ज़्यादा हो जाएगा। डायस्टोल फेज जो होता है वो क्या करता है, हार्ट को रिफिल करता है फिर से ब्लड को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोज फेज। और ये क्या करता है, जब ये कब होता है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स मोड में होता है। और सिस्टोल फेज क्या होता है, जिसमें क्या करता है, ये पंप करता है ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट एंड द आर्टरीज, हार्ट एंड टू द आर्टरीज, हार्ट से ये पूरा मतलब आपके पंप कर देता है, सारे पूरे बॉडी के पार्ट में भेजता है। और डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन में, सिंगल कार्डिक साइकिल, ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट, इसमें कार्डिक साइकिल सिंगल होता है, ठीक है ना, डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड इसमें 2 बार हार्ट में आता है। तो देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो सेपरेटेड होता है, ये इसलिए भी ऐसा प्रोसेस होता है ताकि ये सेपरेट करके रख सके ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड को और डीऑक्सीजनेटेड को, जैसे आप जान रहे हैं, अभी नीचे हम आपको बताते हैं। और इस तरह से ये सेपरेटेड करके रखता है ना, तो मोर इफिशिएंट इस तरह से क्या होता है, मेंटेन हो पाता है बॉडी का टेम्परेचर, समझे। तो और विलियम हार्वे जो था वही खोजा था, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बताया था कि कैसे कैसे होता है। इससे बेसिकली होता क्या है कि जैसे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से बायोलॉजिकल प्रोसेस होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो वो वहाँ से आएगा और सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा होते हुए ये जाके आपके राइट एट्रियम में घुस जाएगा, हार्ट के राइट एट्रियम में। वहाँ से फिर ये ट्राइकास्पिड वाल्व से फिर ये नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये फिर कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में जाता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए लंग्स में जाता है। वहाँ पे ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, आप सांस लिए तो वहाँ पे ऑक्सीजन लिया, तो एल्वलाई के थ्रू वो आपका एक्सचेंज हुआ और आपका रिच ब्लड हो गया, ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड रिच हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर छोड़ दिए हैं। अब यही लंग्स के थ्रू ये क्या होगा, पल्मोनरी वेन से होते हुए फिर से आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है, समझे, 2 बार आया ना। अब ये फिर से लेफ्ट एट्रियम, पहले इसमें घुसा
और उसके बाद लंग्स में चला गया, फिर से आया, फिर लेफ्ट एट्रियम में घुसा। अब लेफ्ट एट्रियम के बाद मिट्रल वाल्व होते हुए वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा वो ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। इसको यहाँ पे क्यों लाया गया फिर से? क्योंकि पूरे बॉडी के तक भेजने के लिए एक प्रेशर के थ्रू भेजा जाता है, तो यही यहाँ पे प्रेशर वो क्रिएट हुआ। तो ये वही इसी को यहाँ नाम अब बताएंगे आपको, सिस्टोल और डिस्टोल। तो यही यहाँ पे सिस्टोल और डिस्टोल था, 120 और 80 जो भेजा जाता है, तो उस हिसाब से प्रेशर से फिर से इसको भेजा गया और पूरा बॉडी में गया। अब फिर वहाँ ऑक्सीजन वो दिया, वो आपको हीमोग्लोबिन के कैसे ऑक्सीजन जाता है जी? आपको मालूम है कि ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसी में अटैच होकर वो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लीजिएगा तो फिर वो दिक्कत करता है, बताया ना अभी सब। तो वही है, फिर से आपको थोड़ा सा समरी कर दे रहे हैं। तो वो वहाँ फिर गया और फिर वो सेल को दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में वो पूरा प्रोसेस हुआ, अभी बताया एनारोबिक एरोबिक कैसे कैसे होता है। तो ये पूरा खेला होता है और फिर इसी तरह से होते रहता है, समझे? जहाँ ये रुकेगा तो गड़बड़ हो जाएगा सीधे। तो ये चीज़ होता है। फिर ब्लड प्रेशर वही है 120/80, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 120 वाला सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है हाई हो जाता है ओवर अ लॉन्ग टाइम। अगर हाई रहा तो मतलब अगर हर आदमी को देखने में आ रहा है कि उसका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई है, इसका मतलब उसको हार्ट डिजीज हो चुका है, समझे? उसका लक्षण होता है ये सब। अब यहाँ पे देखिए कि अनकंट्रोल हाई ब्लड, हमेशा चेकअप करवाते रहना चाहिए ब्लड प्रेशर, इससे पता चलता है कि कंडीशन क्या है। हाँ, अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर जो होता है इसका वजह होता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा, अटैक आपका किडनी वगैरह खराब होगा, अटैक करेगा किडनी पे, समझे? हाइपरटेंशन जो होता है वो क्या करता है, हाई ब्लड प्रेशर ओवर लॉन्ग टाइम, अगर लंबा समय तक हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है तो उसी को बोलते हैं कि कैसा कंडीशन हो गया है मरीज का, वो हाइपरटेंशन में पहुँच चुका है। और हाइपरटेंशन का वजह क्या क्या होता है कि जैसे लो फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन में रह रहे हैं, ठीक है ना, आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, समझे? और भी होता है, जीन वगैरह से भी होता है, फैमिली हिस्ट्री कैसा रहा है आपका, फैमिली का बैकग्राउंड सब अगर वैसा ही रहे हैं तो फिर वो भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट करेगा, वो मतलब बहुत भयंकर इंपैक्ट करता है। फिर आपका लाइफ स्टाइल कैसा है उससे थोड़ा बहुत बदलाव होगा, समझे? लेकिन फैमिली हिस्ट्री से भी ये दिक्कत होता है। और ईटिंग पैटर्न आपका अच्छा है कि नहीं, ज़्यादा साल्टी फूड खा रहे हैं तो भी दिक्कत करेगा। आप अगर शराब पी रहे हैं तो टोबैको वगैरह ले रहे हैं तो भी ये सब दिक्कत करता है, समझे? लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या करता है, फ्लो ऑफ ब्लड होता है टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इनएडिक्वेट। कब हो जाता है लो ब्लड प्रेशर? जब आपका ब्लड जो है वो पूरे ऑर्गन को मिल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। द फ्लो ऑफ ब्लड टू द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज इनएडिक्वेट, अगर अच्छे मात्रा में वो नहीं जा पा रहा, मतलब उसमें क्या है, ऑक्सीजन रहता है और पूरा अच्छे में जा नहीं पा रहा, वहाँ पे वो पूरा अपना काम नहीं कर पा रहा, तो वही कंडीशन में लो ब्लड प्रेशर होता है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि इससे भी क्या होता है, जैसे लाइंग या सिटिंग पोजीशन में अगर हैं आप, लेटे हैं या बैठे हैं और अचानक से स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं तो भी लो ब्लड प्रेशर जो होता है कभी कभी लो हो जाता है। और लो ब्लड प्रेशर जो होता है उसका वजह क्या है, तो उसका वजह आप देख सकते हैं कि जैसे रिड्यूस हो जाता है, अगर वॉल्यूम आपका ब्लड का जितना होना चाहिए 5 से 6 लीटर होना चाहिए, अगर उसका वॉल्यूम कम गया तो भी आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई नहीं हो पाएगा, जितना चाहिए उतना चाहिए रहता है और उससे कम हो चुका है, समझे? तो भी वो पूरा डिमांड पूरा नहीं कर पाता है। या डिहाइड्रेशन, पानी आप ज़्यादा अच्छे से नहीं पी रहे हैं तो भी दिक्कत होगा। हार्ट डिजीज वगैरह है तो भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ज़्यादा दवा खा रहे हैं मेडिकेशन तो भी लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, समझे? अब यहाँ पे देखिए कि इनएडिक्वेट क्यों हो जाता है, ठीक है ना, ब्लड का फ्लो जो है हमारा पूरा बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, लो ब्लड प्रेशर होगा। क्यों? अगर ऐसा हुआ तो ये क्या कारण है, कैन कॉज स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ठीक है ना, किडनी फेलियर, ये सारा का कारण बनता है। और मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ लो ब्लड प्रेशर अगर हो गया तो वो शॉक का मतलब वो बनता है, रीजन बन जाता है। उसके बाद आप देखिए कि सिमुलर भाल्व जो होता है वो क्या होता है, भेन में पाया जाता है। सेमी लूनर भाल्व ये भेन में पाया जाता है और ये केवल परमिट करता है फ्लो ऑफ ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट एंड नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन में आने नहीं देगा। ये भाल्व क्या करता है, पूरे अभी हमको मालूम है ना जी, आर्टरी, एरोटा आर्टरी, कैपिलरी, ये सब ये क्या करता है, एरोटा वगैरह आर्टरी वगैरह, वो आपका खून जो है वो आपके हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी तक पहुंचा दिया। अब बॉडी के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो ब्लड आ जाता है वो भाल्व के थ्रू आता है, समझे? वेंस के थ्रू आता है, भाल्व नहीं, वो सिमुलर भाल्व पाया जाता है वेंस में, जो वही करता है कि एक बार इधर आ गया तो फिर वापस नहीं जाओगे, तो आगे ही जाओ, समझे? तो ये भाल्व पाया जाता है। तो इस तरह से ही होता है। नो सच भाल्व इज फाउंड इन आर्टरी, में ऐसा कोई भाल्व नहीं होता, समझे? उसके बाद यहाँ पे देखिए कैपिलरी मर्ज करता है। यहाँ पे अब बहुत भयंकर चीज़ है, यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं। देखिए कैपिलरी जो होता है, कैपिलरीज वो मर्ज करता है इनटू वेन्यूल्स। कैपिलरी आपको मालूम है सबसे छोटा क्या है, कैपिलरी। अब ये कैपिलरी मर्ज कर जाएगा किसमें, वेन्यूल्स में। और ये वेन्यूल्स क्या है, टू ब्रिंग ब्लड इनटू द वेनस सिस्टम। ये वेन्यूल टू ब्लड को कहाँ लाना है हमको, वेनस सिस्टम में, विच मर्ज इनटू द वेन्स। देखिए अभी क्या सिस्टम हो रहा था सिस्टम को समझिए, सिस्टम यही हो रहा है कि यहाँ से ला रहे हैं, पूरा वो सिस्टम चल रहा है। उसके बाद वेन्यूल्स में आएगा, उसके बाद वेन्स में फिर कैसा जाता है ब्लड, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस हुआ
सेल को ऑक्सीजन दे दिया, ये हो गया वो हो गया, फिर वो वेंस में घुस के आ गया। तो वो वेंस में घुसने से पहले यही होता है कि वो कैपिलरी के थ्रू, कैपिलरी चूँकि मर्ज हो जाता है वेन्यूल्स में, और उसी को पर्टिकुलर नाम है, जैसे ऐसे एक तरह से आप पाइप समझिए, ये पाइप आते गया, उसका ये नाम होते गया, उसके बाद ये पाइप मिल गया तो उसका नाम हो गया वेन्यूल्स, और वही वेनस सिस्टम बनाता है, और वही फिर क्या हो गया, यही वेन्यूल्स फिर मर्ज कर जाता है वेंस में, और फिर वेंस के थ्रू ये क्या हो जाता है, फिर आपको हार्ट को आ जाता है, समझे, और फिर हार्ट से लंग्स में जाता है, समझे, और फिर लंग्स से फिर अच्छा वाला लिया, और फिर लेफ्ट से घुसेगा हार्ट से। समझ में आया? बार बार बोलेंगे लंबा होगा वीडियो। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये देखिएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन जो होता है वो क्या करता है, कंबाइन करता है कैपिलरी से, ठीक है ना, कौन से एरिया वाला में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और जहाँ पे ब्लड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, ब्लड को ये वेयर द ब्लड एब्जॉर्ब्स होता है, और यहाँ पे देखिए कि द वेरियस प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जैसे भी हुआ, डाइजेशन का जो भी, एंड रदर देन लीडिंग डायरेक्टली बैक टू द हार्ट, पूरा डायरेक्टली हार्ट पे नहीं जाता, द हेपेटिक पोर्टल वेन ब्रांचेज बनता है यहाँ पे सेकंड कैपिलरी सिस्टम इन द लिवर में, समझे, तो उसमें ये जाता है, उसके बाद इस तरह से पूरा होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये देखिए ब्लड तो कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, तो ये समझ पा रहे होंगे आप यहाँ से। अब देखिए ब्लड जो होता है वो 7% ऑफ बॉडी वेट का ब्लड, आपका बॉडी का वेट जितना भी है ना, तो उस समय 7% जो होता है उस ब्लड ही होता है अकेले का। 5 से 6 लीटर आपका ब्लड होता है, और ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को अबे करता है फ्रॉम द सेल से। और प्लाज्मा जो होता है वो क्या करता है, जैसे प्लाज्मा देखिएगा ना, तो शुगर हो गया, फैट हो गया, साल्ट सोल्यूशन हो गया, ब्लड कॉर्पसल्स को कैरी करता है, एक्चुअली प्लाज्मा ब्लड कॉर्पसल को कैरी करता है। और इसके बाद किस में होता है, जैसे प्लाज्मा में आपको विटामिन वगैरह भी मिलेगा, एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, प्रोटीन्स, ठीक है ना, शुगर, फैट, ये सब आपको दिखेगा, साल्ट सोल्यूशन, ये सब पाया जाता है प्लाज्मा में, या बोल सकते हैं कि बना होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे, इसलिए बहुत लंबा है, देख रहे हैं। यहाँ देखिए WBC जो है वाइट ब्लड कोलेस्ट्रॉल का नाम है साइंटिफिकली, लिकोसाइट बोलते हैं, और ब्लड प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, और RBC को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अब देखिए RBC को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और लेकिन कैमल हो गया और लामा के जो RBC होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ये एक्सेप्शन में दो। और 2 से 4 2.4 मिलियन नया एरिथ्रोसाइट जो है हमेशा प्रोड्यूस हो रहा है पर सेकंड इन ह्यूमन एडल्ट में, बन रहा है, खत्म हो रहा है, बन रहा है, खत्म हो रहा है, समझे। ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ कि एक बार बन गया तो, समझ रहे हैं, सब कंटिन्यूअस। आपको हमेशा हेल्दी रहना होगा, ऐसा नहीं कि एक टाइम हेल्दी रह गया, अगला पर हेल्दी नहीं रहा तो निपट जाइएगा, समझे। तो ये एक प्रोसेस समझिए, प्रोसेस से चलिएगा तो थोड़ा चीज़ें आसान होगी। अब देखिए लाइफ जो होता है इसका RBC का भी लाइफ होता है, ऐसा नहीं कि एक बार बना और हमेशा के लिए रहता है, उसका 100 से 120 दिन में ख़त्म होता है। तो हमेशा आपको खाना हेल्दी खाना है, समझिए। 55 लाख पर जो माइक्रोलीटर होता है, क्यूबिक mm बोलते हैं इसको, पाया जाता है RBC, समझे। अब पर्सन ऑफ द हिली एरिया में जो रहता है उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उन लोग का एफिशिएंसी अलग होता है, तो 70 से 75 लाख पर माइक्रोलीटर होता है उन लोग का। स्प्लीन जो होता है वो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं स्प्लीन को। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फिर अनामिया जो हो गया, तो अनामिया क्यों हो जाता है, RBC की कमी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो हो जाएगा। हार्ट हाइज टू वर्क हार्डर, अगर अनामिया किसी को हो गया तो हार्ट को फिर बहुत हार्डर वर्क करना पड़ता है पंप करने के लिए क्वांटिटी ऑफ ब्लड जितना नीडेड है टू गेट इनफ ऑक्सीजन, तो उसके लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ता है हार्ट को ज़्यादा जी, क्योंकि RBC की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो हमको नीडेड जितना है उतना मिल नहीं ना पाएगा जी, क्योंकि उसमें अटैच नहीं हो पाएगा, वो प्रोसेस नहीं होगा, तो हार्ट को वो चीज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, समझे, बार बार समझे। तो ये सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे पॉलीसिथेमिया, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं, ये क्या होता है, ये RBC, अगर RBC बढ़ गया तो हो जाएगा, और ब्लड टू गेट टू थिक, तो उस RBC ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होगा, ब्लड आपका ज़्यादा थिक हो जाएगा, और या फिर वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा घट जाएगा ना, तो भी आपको ब्लड ज़्यादा थिक हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये क्या होगा, क्लॉट करना लगेगा, जिसकी वजह से जो कि वजह बनता है स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का, समझे। हीमोग्लोबिन जो है उसको ही हम लोग कहते हैं रिस्पिरेटरी पिगमेंट, और WBC जो होता है वो बचाता है हम लोग को इन्फेक्टियस डिजीज से, या फॉरेन जो इन्वेडर, कुछ फॉरेन वाला अंदर, मतलब बाहर से कोई ऐसा चीज़ घुस गया जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उस सबसे क्या करता है, ये फाइट करता है। कैसे करता है देखिए, पूरा WBC का धागा खोलेंगे अभी हम। WBC जो होता है वो उसके पास होता है न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, और RBC और प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता, समझे। डायरेक्ट पूछ देगा, ये सब याद रखना आपको। WBC देखिए, लाइफ ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है, या बोलते हैं कि फ्यू आवर्स टू ए फ्यू डेज, तो वही 2 से 4 दिन के आसपास में लाइफ होता है WBC का। और WBC भी देखिएगा ना, तो इसको भी क्लासीफाइड किया गया है 2 में, एक ग्रैनुलोसाइट में और एक एग्रैनुलोसाइट में। तो ग्रैनुलोसाइट जो होता है वो साइटोप्लाज्म कंटेन करता है,
साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रेनुल्स। और इसमें इसको भी फिर 3 पार्ट में ये आ जाता है, जैसे कि एजोनोफिल्स में क्या करता है, ये सही करता है, जैसे एलर्जी डिसऑर्डर हो गया, एलर्जी वगैरह, तो यही होता है डब्ल्यूबीसी का एजोनोफिल्स, वही उस सबको मारता है और सही करता है, समझे, फाइट करता है। जिसको एजोनोफिलिया हो गया, जब ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड एक्सीड जैसे ब्लड जो है एक्सीड जब ज़्यादा हो जाता है, देखिए, तो अगर ब्लड ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा ना, इजोनोफिल काउंट उसका ज़्यादा हो जाता है, तभी बोलते हैं कि इजोनोफिलिया हो गया, समझे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप ब्रेथलेस होने लग जाइएगा। और दूसरा होता है आपका यहीं जो आपको बता रहे हैं कि ग्रेनुलोसाइट, उसमें आपका एक इजोनोफिल्स हो गया, दूसरा आपका होता है बेसोफिल्स। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है ब्लड को फ्रॉम क्लॉटिंग से, ठीक है। और ये आपका वाइसो डायलेटर है, हिस्टामिन मतलब इसके पास होता है, विच प्रमोट करता है ब्लड फ्लो टू टिश्यू। तो बेसोफिल्स में ये पाया जाता है, जो क्या करता है, जो प्रमोट करता है ब्लड को कि वो टिश्यू तक पहुँचेगा, उसके फ्लो को बरकरार रखता है वहाँ तक पहुँचाने में। और फिर होता है तीसरा न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, ये सही करने में मदद करता है, किस चीज़ को, डैमेज या जो एंड रिजॉल्व इन्फेक्शन से, उस सबसे बचा, इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो उस सबसे, और जो भी डैमेज वगैरह हो गया था, न्यूट्रोफिल्स जो होता है डब्ल्यूबीसी का ग्रेनुअल सेट का जो यही टाइप्स होता है, वो यही सब मदद करता है, समझे। अब एक लाइन में बोलें तो कौन मदद कर रहा है, कौन फाइट कर रहा है, डब्ल्यूबीसी कर रहा है। और अंदर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूरोफिल्स कर रहा है, समझे। इंक्रीज करता है नेचुरली, ये खुद ही नेचुरली इंक्रीज कर जाएगा, कुछ भी जैसे इन्फेक्शन हुआ या इंजरी हो गया तो ऑटोमेटिक इंक्रीज करता है नेचुरली, और ये चीज़ें करने स्टार्ट कर देता है, समझे। तो देख रहा है, रिस्पॉन्स के हिसाब से सब कुछ काम हो रहा है। तो आपको अपने सराउंडिंग को अच्छा रखना है, समझे, उसी हिसाब से सब काम होता है। एक ग्रेनुलोसाइट जो होता है एब्सेंस ग्रेनुअल साइटोप्लाज्म में होता है, एक ग्रेनुलोसाइट, इसमें क्या होता है, एब्सेंस ग्रेनुअल साइटोप्लाज्म में। अब इसमें देखिए, ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ग्रेनुलोसाइट में होता है। लिम्फोसाइट में क्या होता है आपको कि बॉडी को मेन टाइप ऑफ इम्यून सेल यही है, लिम्फोसाइट। ये भी देखिएगा ना, तो 2 तरह का होता है, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। और आपका बी लिम्फोसाइट जो होता है मेक करता है एंटीबॉडीज, और टी लिम्फोसाइट होता है जो किल करता है ट्यूमर सेल को, और ये इम्यून कंट्रोल करता है इम्यून रिस्पांस को, टी वाला, टी लिम्फोसाइट। और ये क्या करता है, डेवलप होता है इन द थैमस में, कौन, टी वाला, समझे। और बी वाला किस में होता है, बोन मैरो में होता है। और टी वाला थैमस में होता है। और ये क्या होता है, मैच्योर जब होता है। एंड बी सेल इन मैमल्स में, देखिए, बोन मैरो में होता है बी सेल एक्चुअली, और जो बच्चा रहेगा तो उसका लीवर में होता है, फेटियस वाला जो होता है उसका लीवर में होता है। ये डेवलप हुआ थैमस में, कौन सा, तो आपका टी लिम्फोसाइट, वही से नाम है, थैमस से टी हो गया और बोन मैरो से बी हो गया, समझे। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है डेवलप इन द थैमस। और यहाँ पे क्या करता है, ये जब मैच्योर इंडिविजुअल होता है तो उसमें क्या होता है, थैमस स्लो डाउन कर जाए, जब जाएंगे आप मैच्योर होइएगा ना, जैसे हम बड़ा हो गए, तो उसमें थैमस स्लो डाउन कर देता है, नहीं बनाता है डिवीजन ऑफ मैच्योर टी सेल का। तो ये मेंटेन करता है थ्रू द डिवीजन ऑफ मैच्योर टी सेल। तो जैसे ही थैमस स्लो डाउन कर देगा, नहीं बनाएगा, पहले ये क्या करता था, थैमस में डेवलप होता है, लेकिन जैसे ही आप मैच्योर हुए तो थैमस स्लो डाउन कर देता है। अब उसके बाद वो होता कैसे है, टी सेल का नंबर मेंटेन कैसे होता है, तो डिवीजन ऑफ मैच्योर टी सेल, जो मैच्योर हो चुका है टी सेल, उसका फिर डिवीजन होता है, और वहाँ से वो चीज़ें होता है, जो किस में डिवीजन होके होता है मैच्योर टी सेल का, तो वो आपका स्प्लीन में होता है और लिम्फोनोड्स में होता है, समझे। अब देखिए, मोनोसाइट्स जो होता है वो बोन मैरो में बनता है, अभी बताया आपको, और ट्रेवल करता है थ्रू द ब्लड टू द टिश्यू, ब्लड से वो कहाँ जाता है, टिश्यू में जाता है। और जैसे ही टिश्यू में गया तो माइक्रोफेज बन जाता है, वहाँ पे आया तो, ठीक है। और यही करता है माइक्रोफेज, क्या करता है, किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और रिमूव करता है जो भी डेड सेल है आपको, या बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को, समझे। आपका ल्यूकेमिया जो होता है वो क्या है, कैंसर ऑफ ब्लड कैंसर हो गया किसी को, या बोन मैरो में कैंसर हो गया, बोन मैरो कैंसर। तो उसको क्या टर्मिनोलॉजी दिया गया है कि ल्यूकेमिया हो गया उसको। क्यों हो जाता है, ये हो जाता है क्यों, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एब्नॉर्मल वाइट ब्लड सेल। अगर डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बन रहा है तो वही कारण, देखिए, कोई भी चीज़ जहाँ होगा ज़्यादा या कम तो दिक्कत स्टार्ट। तो ये ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, समझे। तो यहाँ पे देखिए, ब्लड प्लेटिलेट जो होता है, जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, वो बोन मैरो में बनता है, 8 से 10 दिन इसका लाइफ होता है। और फॉल कर जाएगा अगर बिलो ना 10,000 से 20,000 तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम करेगा, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लग जाता है, समझे। कटा उठा ना तो एकदम ऐसा ब्लीडिंग होगा कि रुकेगा नहीं, क्योंकि ये प्लेटिलेट ही जो होता है वो क्या करता है, रुकने का काम करता है। वो पूरा एक चेन बनता है, उसको बताएंगे बाद में हम, यहाँ पे बताएंगे, लंबा हो जाएगा। आरबीसी का जो होता है बोन मैरो, आरबीसी बोन मैरो में बनता है, डब्ल्यूबीसी भी बनता है, प्लेटिलेट भी सब बोन मैरो में बनता है, समझे। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूबीसी पूरा का पूरा बोन मैरो में बनता है, बताएंगे डब्ल्यूबीसी और कहाँ कहाँ बनता है। अभी देखिए, बोन मैरो जो है वो क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू है। बोन मैरो याद रखिएगा, ये लिम्फेटिक टिश्यू है बोन मैरो, ठीक है। और लिम्फ नोड जो होता है, और थैमस हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड, इसमें भी आपका डब्ल्यूबीसी बनता है। मोनोसाइट जो होता है, जैसे स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, लिम्फोनोड्स हो गया,
ठीक है ना। तो इसमें भी इसमें ये बनाता है, ये सब क्या बनाता है, मोनोसाइट्स को। स्प्लीन, लीवर और लिम्फोसाइट में एक्चुअली पाया जाता है क्या, निडोथेलियल टिश्यू, और यही बनाता है एक्चुअली, समझे। उसके बाद ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे प्लाज्मा में आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो गया, वाटर हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में लैंडस्टीनर जो होता है वही ब्लड ग्रुप को खोजा था, और एंटीजन जो होता है एक्चुअली आप देखिएगा ना, तो एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। तो एंटी दो ही मेन होता है, इसी के हिसाब से ब्लड ग्रुप का है। तो एंटीजन जो होता है उस आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, और एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और एंटीजन जो होता है उस वो ग्लाइकोप्रोटीन है, और वही एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी में है। और एब्सेंस ऑफ एंटीजन अगर रहेगा तो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन फिर पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी, समझे। ये प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, जो कि एंटीबॉडी ए छोटा वाला और बी ऐसे दिखाया जाता है। और इसी हिसाब से इस तरह से ब्लड ग्रुप को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ए बी और ओ में। एंटीजन जो हो गया आपका, यहाँ देख रहे हैं इस तरह से फिर ये आपका कैटेगराइज हुआ कि जिसको ए बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिटेंट, और ओ को यूनिवर्सल डोनर। फिर बाद में आर एच का डिस्कवरी हुआ, तो फिर यहाँ पे ओ नेगेटिव को बोले कि हम लोग यूनिवर्सल डोनर होगा, और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिटेंट होगा। कैसे होगा आगे बताते हैं अभी। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद इस तरह से कैटेगराइज, इसके लिए एक अलग से वीडियो हम लाएंगे, आपको बता देंगे। यहाँ पे तो आपको फास्ट फॉरवर्ड बता रहे हैं कि सिर्फ सवालों को गो थ्रू करवाने के लिए। उसके बाद ये होगा तो इस तरह का ब्लड का पॉसिबिलिटी बनता है, समझे। इसको हम एक अलग वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बता देंगे सारा, ठीक है, खोल के रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए लैंडस्टीनर विडनर जो था आर एच फैक्टर खोजा, एंड और आर एच फैक्टर क्या है, एंटीजन है, जो कि मंकी का इन द ब्लड ऑफ मंकी पाया गया था। रिहेसस बोलते हैं इसको, आर एच रिहेसस होता है, और ये आरबीसी के सर्फेस से पाया जाता है आपका यही। और यूनिवर्सल डोनर फिर ओ नेगेटिव हो गया, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट को फिर ए बी पॉजिटिव बोल दिया, समझिए। अब यहाँ देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। ये क्या होता है, एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें आर एच फैक्टर ही वजह क्या है, आर एच फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी जब हो जाता है आर एच फैक्टर का, तो वजह बनता है ये चीज़। क्या होता है इसमें कि एक वोमेन है जो कि आर एच नेगेटिव है, ठीक है ना, और फादर है जो आर एच पॉजिटिव है। तो फिटस जो होगा उसका आर एच में भी आर एच पॉजिटिव हो जाए, तो अगर ऐसा हुआ तो आर एच इनकम्प्लीटेबिलिटी हो जाता है, और प्रेगनेंसी में कम्प्लिकेशन आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मदर का जो ब्लड होता है उसमें कैसे, इफ मदर का ब्लड जो होता है एंड फिटिस का ब्लड जो होता है मिक्स कर जाए, तो मदर का बॉडी जो होता है क्या करने लग जाता है, विल स्टार्ट टू मेक द एंटीबॉडी, जो क्या करता है फिटस को के ब्लड को डैमेज कर सकता है, समझे। फिटस के ब्लड के जो सेल आरबीसी है, उसके सेल ब्लड में जो आरबीसी क्या है जी, सेल है ना, तो वो उसको क्या करने लगता है, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, सेवियर एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन उसी में ना है, उसी ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, तो एनीमिया हो गया ना। तो ये ही सेवियर एनीमिया हो जाएगा, समझे। तो इसका ट्रीटमेंट है ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू, इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड जो बोलते हैं, और मैनेजिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, और इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। और हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट जो होता है 72 टाइम्स होता है, आपको मालूम है। फिर ड्यूरिंग स्लीप कीजिएगा ना, तो हार्ट बीट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, 40 से 50 बीपीएम होता है। हार्ट रेस्ट करता है किसके बीच में, तो हार्ट रेस्ट करता है कि नहीं, तो हाँ करता है, बिटवीन टू बीट्स, जो बिटवीन 2 बीट्स जो होता है तो वहाँ पे वो रेस्ट स्टेज में होता है। हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन जो होता है इसका, तो हार्ट मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हो रहा है, तो हार्ट बीट में वही हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। तो हार्ट मसल्स का क्या होता है, हार्ट में जो मसल्स है उसी का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। और ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, और ड्रा करता है ब्लड को। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को। रिलैक्सेशन में होता है तो फिर से वो क्या करता है, ड्रॉ करता है ब्लड को, अपने में खींचता है। समझ में आया। अब कैसे पंप होता है फिर से बताने लगे तो सब लंबा हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए हार्ट अटैक जो होता है, सिम्टम जो है हार्ट अटैक का, जैसे किसी का तो उसका सिम्टम क्या है, जैसे चेस्ट में पेन रहेगा, नोसिया एंड स्वेटिंग आते रहेगा, नमनेस एंड इचिंग ऑफ आर्म रहेगा, ये सब। पेन इन लेग में पेन रहेगा, हेडेज रहेगा। क्या पेन इन लेग होता है, तो पेन इन लेग नहीं होता है, हेडेज भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हेडेज हो रहा है तो आपको हार्ट अटैक का सिम्टम है, या लेग में पेन हो रहा है तो हार्ट, समझे। तो ये 3 है ABC, समझे। तो यहाँ पे देखिए हार्ट का 4 चैम्बर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, जिससे आप हार्ट अटैक का सिम्टम ये भी है कि आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये सब खत्म हुआ आपका। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल करंट जो है किस वजह जो होता है हार्ट में, हार्ट बीट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट से ही आपका हार्ट बीट होता है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए साइनस नोड जो होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेटर कहते हैं, और यही सेंड करता है सिग्नल और ट्रिगर करता है हार्ट बीट को, समझे। और उसको एक्सक्यूज करता है एंड रिलैक्स करता है, समझे। इस हिसाब से होता है। ब्लड प्रेशर BP जो होता है उसका प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, समझे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 mm
Hg है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना है 120/80। तो अगर ऐसे देखिएगा तो कितना हो जाएगा 760/120 की जगह। तब यहाँ पे वैक्यूम के हिसाब से देखिएगा, देखिए आगे बताते हैं अभी आपको, समझे। ऐसे याद रखिए कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसके कंपेयर में लिया जाता है। आगे बताते हैं अभी। पल्स जो होता है ह्यूमन के रिस्ट है, ह्यूमन रिस्ट में जो पल्स होता है उसका जो रेट होता है वो सेम होता है जो कि हार्ट का होता है एज अ रेट। देखिए ब्लड जो होता है उसका मेन काम क्या है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू बॉडी और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है। और 5 से 6 लीटर आपका ब्लड होता है। ब्लड जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सर आपका कंप्लीट हुआ। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन के पास आयरन होता है, तो हाँ सही बात है, प्रोवाइड करता है रेड कलर टू द बॉडी, तो हाँ सही बात है, ये पिगमेंट है। और इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, तो ये गलत है, इम्यूनिटी ये नहीं प्रोवाइड करता है। क्या हीमोग्लोबिन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? नहीं। कैरियर करता है ऑक्सीजन को इन द ब्लड, तो हाँ सही बात है। उसके बाद यही बस इतना ही काम है उसका हीमोग्लोबिन का। आरबीसी जो होता है उसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म इसमें होता है। उसके बाद देखिए कि आयरन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, तो हाँ सही बात है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, तो हाँ करता है। यूटिलाइजेशन करता है ऑफ आयरन, तो नहीं, आयरन का यूटिलाइजेशन थोड़ी करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, समझे। यही सबसे मेन है। तो ये सही हो गया। हीमोग्लोबिन जो होता है डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन जो होता है इज डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, किस में, तो अर्थवॉर्म में, ऐसा होता है। उसके बाद देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अर्थवॉर्म है जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्चुअली। और उसके बाद आप यहाँ देखिए ये सारा कंप्लीट हुआ आपका। ब्लड जो है, ब्लड का काम क्या है, तो वो सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट को, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, और डिजॉल्व्ड होता है इन द ब्लड और बॉन्ड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, समझे। उसके बाद आप देखिए स्फैगोमो मैनोमीटर जो होता है, इससे हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें देखिए इनफ्लेमेबल कफ होता है जो जिसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो, इसी को आपको हाथ में बांधा जाता है जो रिस्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड फ्लो को। और मरकरी या मैकेनिकल मैनोमीटर होता है जिसको जो प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ब्लड फ्लो करता है जस्ट स्टार्टिंग, ब्लड फ्लो इज जस्ट स्टार्टिंग एंड एट व्हाट प्रेशर इट इज़ अनइम्पेडेड, इसी के थ्रू वो चीज़ को होता है, समझे। तो स्टेथोस्कोप के थ्रू ये क्या होता है, अर्जुनिक कंजक्शन विद द स्फैगोमैनोमीटर के साथ साथ स्टेथोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं और इस चीज़ को पूरा रिलेट करके वो चीज़ों को वहाँ कैलकुलेट करके वो चीज़ें किया जाता है, समझे। अब देखिए ये थर्मोमीटर, बैरोमीटर और स्फैगोमैनोमीटर ये सब में क्या करता है, मरकरी होता है। और जैसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो mmHg लिखते हैं वही है। यहाँ पे देखिए कि ओल्डर हो गया तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है आमतौर पे। जैसे जैसे आप बूढ़ा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद ओवरवेट जब होता है आदमी, या फिर लैक करता है फिजिकल एक्टिविटी, या टू मच सॉल्ट खा रहा है, या स्ट्रेस में रहता है, या एड्रेनल एंड थायराइड डिसऑर्डर हो चुका है, तो भी उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है 120 mmHg मोर होता है देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ दैट प्लेस, तो यही होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से लिया जाता है, उससे 120 mmHg ज़्यादा हो। तो अभी अगर आप ओवरऑल वैक्यूम में देखिएगा तो 760 + 120 कीजिएगा तब जाके वो आपका होगा ब्लड प्रेशर, समझे। तो ऐसे हम लोग विदाउट वैक्यूम बोलते हैं ना, उस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से बताया जाता है, इसलिए 120 mmHg बोलते हैं। ब्लड ग्रुपिंग जो होता है वो किसने खोजा, लैंडस्टीनर ने खोजा। और RH फैक्टर जो है मंकी से ही लिया गया है और वो देखा गया था उसी में। और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफ्यूजन किस में नहीं होगा, तो ओ ब्लड ग्रुप हाँ ओ ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसमें एक्चुअली नीदर ए नॉर बी, एंटीजन नहीं ना पाया जाता, एंटीबॉडी पाया जाता है ना, पीछे ही तो आपको बताएं, नहीं देखे थे क्या जी, देखिए यहाँ ए और बी एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद क्या बचा, ये पूरा आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए ब्लड ग्रुप जो है ए बी वो बोथ ए एंड बी एंटीजन इससे पाया जाता है। और ब्लड प्लाज्मा जो है वो क्या करता है, हाँ इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, तो एंटीबॉडी किसे पाया जाता है, प्लाज्मा में ही ना, ब्लड के प्लाज्मा में ही ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, समझे, किस में, वही ब्लड ग्रुप ए बी वाला में। उसके बाद देखिए ब्लड ग्रुप जो होता है वो ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन होगा, और ए या ओ ये से ले सकता है ये, और टैप ए या ए बी को डोनेट कर सकता है, समझे। तो ये चीज़ हो गया आपको। उसके बाद यहाँ देखिए कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें बी एंटीबॉडी होगा, और ग्रुप ए बी जो है ब्लड ग्रुप ए बी उसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होता है, और इसमें वो ए और बी एंटीजन होता है। और RH D एंटीजन है, एंटीजन ओ RH D नेगेटिव ब्लड बोल दिए,
तो RH नहीं होता है, O और RH माइनस हो जाएगा, समझे, वही O नेगेटिव बोलते हैं। सेफली भी गिवन, सबको दे सकते हैं, एनीवन को भी। और A जो है और B जो है और RHD एंटीजन, तो ये सब कुछ नहीं होता है, कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता O नेगेटिव मतलब है, ठीक है। और ABO एंड RH D ब्लड ग्रुप, इस पे इसको मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं सबको। तभी ये बताएं, सबको दे सकते हैं। AB पॉजिटिव जो होता है हस्बैंड का है और वो नेगेटिव वाइफ का है, तो उसका सन, एडॉप्टेड सन का वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों, द ब्लड ग्रुप ऑफ द 3 सन इज A हो गया, B हो गया और O हो गया, तो जो एडॉप्टेड सन होगा उसका O होगा, समझे। AB और O के साथ क्या O बनेगा, कभी नहीं बनेगा, तो A और B बनेगा और तो वो एडॉप्टेड का होगा। जो पीछे तो उसके लिए अलग से लाएंगे तो हम आपको बताएंगे, अभी आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे AB और O का इसका A और B बनता है, इसलिए यहाँ पे A और B बन चुका है, तो O जो हो गया वो एडॉप्टेड हो गया, समझे। यहाँ पे देखिए ट्यून बॉयज है A+, तो वही है यहाँ पे बता ही दिया। फिर यहाँ देखिए कि फादर का A है, मदर का O है, तो उस सन का O हो जाएगा, और सन का पॉसिबिलिटी जो होता है वो O या A था, तो यहाँ पे A दिया या नहीं है, इसलिए O हो जाएगा। ब्लड जो होता है उसका pH क्या होता है, 7.35 से लेकर 7.45 होता है, बेसिक नेचर में होता है। उसके बाद यहाँ देखें कि एंटीजन जो होता है क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी और ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को एंटीजन। तो एंटीजन क्या करता है, तो स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी और यही ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को, समझा। इंटर द बॉडी, तो क्या होता है एक्चुअली, तो ये इन्फेक्टियस जो भी एजेंट है या कैपेबल प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी करना स्टार्ट कर देता है, ताकि बॉडी क्या हो, सेफ रहे। तो यहीं पे यहाँ क्या होता है कि मेक एन इन्फेक्टेड एनिमल इम्यून टू ए फॉरेन एंटीजन, इस तरह से इम्यून करता है, समझे। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा तो वो अपने आप को बॉडी सेव करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है और उससे फाइट करना स्टार्ट करता है, समझे। इस तरह से ये चीज़ें हो रही होती है। यहाँ पे देखिए कि प्रोटेक्टिंग इन्फेक्शन, WBC क्या करता है, हम लोग को इन्फेक्शन से बचाता है, और ये इसका डायमीटर 0.007 मीटर होता है, और ब्लड में क्या करता है, ये डिजीज करता है फाइटिंग सेल, ठीक है। और ये किसको मारता है, खून में, तो बैक्टीरिया या वायरस घुस गया तो उसको मारता है। WBC क्या करता है, डेवलप करता है रेजिस्टेंस टू डिजीज, ठीक है, हम लोग को डिजीज से बचाता है। और एंटीबॉडी जो होता है, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है और लिम्फोसाइट के द्वारा बनता है ये एंटीबॉडी, समझे, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए लिम्फोसाइट तो आपको बताया था कि बहुत भयंकर है, बचाता है, तो हर तरह से ये क्रिएट करके बचाना स्टार्ट कर देता है। लिम्फोसाइट में क्या होता है, ये इनएक्टिविटी पॉइजनस सब्सटेंसेस है, और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, नेचुरल किलर सेल है ये, ठीक है। और T सेल, B सेल वगैरह आप देख सकते हैं, पीछे बताया था आपको। फिर विस्कस नेचर जो होता है ब्लड, इसका वजह क्या होता है, क्योंकि ब्लड में प्रोटीन पाया जाता है इसलिए। और लिकोसाइट जो होता है, जिसको WBC बोलते हैं, 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम यही है खाली, WBC बहुत कम होता है WBC। और लिकोमिया ज़्यादा हो गया ये लिकोसाइटोसिस बोलते हैं, और कम हो गया तो क्या बोलेंगे, लिकोपेनिया बोलेंगे, जब लिकोसाइट कम हो जाता है, WBC जब कम हो जाता है। और ये क्या करता है, जैसे लिकोमिया जो ग्रुप ऑफ कैंसर ना, डेट यूजली बिगिंस इन द बोन मैरो एंड रिजल्ट इन द हायर नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, पीछे भी बताया था आपको। और नॉट फुली डेवलप्ड होता है तो ब्लास्ट और लिकोमिया सेल बोलते हैं। जैसे दीजिए वाइट ब्लड सेल आर नॉट फुली, वो जो वाइट ब्लड सेल हो तो वो ऐसा नहीं है कि फुली डेवलप्ड होता है, फुली डेवलप नहीं होता है, एंड कॉल्ड ब्लास्ट और लिकोमिया सेल बोलते हैं, इसी की वजह से कैंसर हो जाएगा, समझा। यहाँ पे देखिए ब्लड कैंसर हो गया ना। रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनता है आपका रेड ब्लड सेल्स, और बोन मैरो में भी ये सभी बनता है, प्लेटलेट हो गया, WBC हो गया, ठीक है, लगभग WBC 65% बोन मैरो में ही बनता है। और रेड ब्लड सेल जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, बन रहा होता है, 2 मिलियन पर सेकंड बन रहा होता है, समझे। और ये क्या होता है, इसका लाइफ 7 दिन का लाइफ होता है RBC का, और इम्ब्राय में लिवर में बनता है RBC, समझे। और हार्मोन एक है जिसको नाम है इरिथ्रोपोइटीन, जो RBC प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। यही ये किडनी जो है निकालता है ये हार्मोन, और यही क्या करता है, RBC प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो देख रहे हैं सब एक दूसरे से लिंक्ड है, किडनी खराब होगा तो भी दिक्कत है, ठीक है, ये चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा, ये हार्मोन नहीं निकलेगा, ये हार्मोन नहीं निकलेगा तो अच्छे से स्टिमुलेट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है ना जी। एक बात है कि हर फॉर्मेशन ऑफ WBC 20 से 25% जो होता है वो स्प्लीन में होता है, और जो RBC का डिस्ट्रक्शन हो जाता है स्प्लीन में, समझे। और WBC बनाता है बोन मैरो, ठीक है, स्प्लीन भी बनाता है, बोन मैरो में भी बनता है, स्प्लीन में भी बनता है। स्प्लीन जो होता है उसका मेन काम क्या है कि ब्लड को फिल्टर करना, और स्प्लीन क्या करता है, तो स्प्लीन होल्ड करता है रिजर्व ब्लड को, और ये क्या करता है, रिसाइकल करता है आयरन को, और जो भी जो ऑरेजिक शॉक से बचाने के लिए भी, मतलब ये हेमोरेजिक शॉक से बचाने के लिए इसको देखा जा सकता है। थैमस हो गया, लिम्फ नोड होता है, ये भी बनाता है WBC, पहले ही बताया, अभी बता रहे हैं। ब्लड ग्लूकोज जो होता है एक्सप्रेस करते हैं एज मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। ब्लड ग्लूकोज जो होता है किसको एक्सप्रेस करते हैं जी, कैसे, तो मिली
मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, ठीक है, एम मोल पर लीटर बोलते हैं, यही है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, समझे। उसके बाद देखिए कि आर्टरीज जो होता है सप्लाई करता है ब्लड टू द हार्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, खुद के हार्ट को ब्लड का सप्लाई कौन आर्टरीज करता है, तो यही कोरोनरी आर्टरीज करता है। बाकी जगह तो भेज ही दिया, और खुद के लिए भी तो ब्लड चाहिए ना, वो भी तो एक मसल्स है, वो भी तो एक सेल से बना हुआ है, समझे। तो इस तरह से होता है, कोरोनरी मसल्स कोरोनरी आर्टरीज देता है। रिमूव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हार्ट से, तो उसको क्या करते हैं, कार्डिक वेंस बोलते हैं। हार्ट से, जैसे अब हार्ट भी तो वहाँ पे भी तो प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे भी तो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है तो उसको कौन निकालेगा, तो कार्डिक वेंस निकलता है, समझे। और थ्रोम्बिन जो होता है एक एंजाइम है जो क्या करता है, ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करता है। थ्रोम्बिन जो है क्या करता है, फिब्रिनोजेन टू फेब्रिन बनाता है, समझे। और प्लाज्मा, ब्लड क्लॉटिंग का पूरा एक बता देंगे, पूरा वो उसका आता है, उसमें किस तरह से आपको सुनते होंगे कि विटामिन के मदद करता है, ठीक है ना। कैल्शियम भी हेल्पफुल होता है, और किस तरह से होता है पूरा बताएंगे आपको, सिर्फ विटामिन के नहीं है वहाँ। देखिए यहाँ ब्लड जो होता है तो प्लाज्मा जो होता है 60%, और जिसमें 90% वाटर होता है। प्लाज्मा 60% होता है पूरे ब्लड में, और उसमें जिसमें प्लाज्मा जो है 90% जो है वाटर से बना होता है। और प्लाज्मा में क्या होता है, एल्बुमिन जो कि प्रोटीन है वो भी पाया जाता है, फिब्रिनोजेन भी पाया जाता है, ग्लोबुलिन्स भी पाया जाता है, ठीक है। और ब्लड जो होता है उसके पास आपका ज़्यादा प्लेटलेट होता है देन डब्ल्यूबीसी, सही बात है। अभी आप देखें ना, डब्ल्यूबीसी कम होता है, 1% ही होता है मात्र। प्लेटलेट क्या करता है, तो ब्लड को क्लॉटिंग में मदद करता है, कोगुलेशन में मदद करता है। और ये लगभग इतना प्लेटलेट होता है बॉडी में, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। और रेशियो ऑफ प्लेटलेट टू रेड ब्लड सेल अगर देखिएगा तो ऐसा होता है 1:1:10 टू लेके 1:20। तो प्लेटलेट बहुत ज़्यादा होता है, आरबीसी प्लेटलेट बहुत कम होता है आरबीसी के कंपेयर में, समझे, इस तरह से होता है। डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है, और 400 से 11,000 पर माइक्रोलीटर आपको पाया जाता है चार्जर से। और एलम जो होता है, एलम लगाते हैं स्टॉप ब्लीडिंग करने के लिए, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो एलम लगा लीजिए, स्टॉप करेगा ब्लीडिंग। और एलम किस में होता है, एलम में होता है क्या, एल्युमिनियम आयंस होता है, और यही वजह होता है कि हाई कोगुलेशन पावर होता है एल्युमिनियम आयंस का, जो कि रोकता है ब्लड को बहने से। और ब्लड जो होता है वो कोलोडियल सिस्टम है, कोलोडियल स्टेज में होता है। और आर्टिफिशियल ब्लड जो होता है जो प्लास्टिक ब्लड तरह होता है, जो रिगार्डलेस कि जो किसी भी प्लेटलेट को दे सकते हैं, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप कोई भी हो, हम किसी को भी, कोई भी प्लेटलेट नहीं यार, पेशेंट को दे सकते हैं, ब्लड ग्रुप कुछ भी हो। तो आर्टिफिशियल ब्लड जो होता है, जो प्लास्टिक ब्लड जिसको बोलते हैं, वो उसको हम किसी को भी दे सकते हैं। ये किसने लाया था, किसने किया था, तो ब्रिटेन बनाया था, ब्रिटेन ने किया था, सब्स्टिट्यूट फॉर रेड ब्लड्स इमरजेंसी के केस में, ठीक है ना। ये चीज़ आया था कि जैसे मिलिट्री वगैरह में वहाँ पे क्या होता है, खून का तुरंत तो प्लास्टिक ब्लड चलता है, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्लड इज मेड फ्रॉम ए प्लास्टिक, आर्टिफिशियल ब्लड है जिसको हम लोग प्लास्टिक से बनाया गया था, समझे। नॉट नीड टू बी केप्ट कूल, कोई ज़रूरत नहीं, ईजी टू स्टोर होता है, और पेस्ट इन द ब्लड बैग में लेके चलते हैं। और इसको करने के लिए क्या, इसमें वाटर मिलाते हैं और गिविंग टू द पेशेंट, इस तरह से ये काम आता है, समझे। फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करते हैं।